नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं और उत्तर वैदिक काल में हमने कल की क्लास में देखा था स्त्रियों की स्थिति। उसके बाद में हम आर्थिक जीवन पढ़ना शुरू कर दिया था हमने। तो जो उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन था उसमें हमने कृषि और पशुपालन पढ़ लिया था कल की क्लास में। अब आज की क्लास में हम देखेंगे उद्योग और व्यापार। उद्योग और व्यापार पढ़ने के बाद हम जो वैदिक स्रोत हैं उनको शुरू कर देंगे, जिसमें हम दो तरह के वैदिक स्रोत थे इसमें, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। जो जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें अभिलेख, कब्र और मृतभांड आ जाएंगे, और जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें वैदिक साहित्य और वैदिकेतर यानी कि सूत्र साहित्य आ जाएंगे। तो वैदिक साहित्य जिसमें मंत्र साहित्य और ब्राह्मण साहित्य आएंगे, और मंत्र साहित्य में हमारे वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद में आएंगे ब्राह्मण साहित्य, इसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आ जाएंगे। और जो सूत्र साहित्य हैं उसमें वेदांग आ जाएगा, साहित्य और धर्मशास्त्र आ जाएगा। तो इस तरह हम ये सब आगे क्लासों में कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक उद्योग और व्यापार। देखिए दोस्तों, आप जब पढ़ाई करते हो तो निरंतर करते रहना। कम से कम दिन में 7-8 घंटे की पढ़ाई करनी है आपको, जिससे आपको सफलता मिले। ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका आप बार-बार रिवीजन करो। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो तो अपने कान में ईयरफ़ोन लगा के इन जो हम पढ़ रहे हैं उसको बार-बार कंटिन्यू करो, रिवीजन करो, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। आप जब इनको कर लो तो आप कोई भी, कैसी भी जो अ, एमसीक्यू हैं वो लगाओ, पिछले जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो देखो, तो आपको सब इस टॉपिक में से इनमें से मिल जाएगा। कहीं बाहर जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि आप समझदार हो, बच्चे तो हो नहीं। तो अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ये सब देखो आप, और मोटिवेट रहो, अच्छे लोगों की संगत में रहो। नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, और ये निर्णय करना है आपको कि किसकी तैयारी करनी है। बार-बार आपको इधर-उधर नहीं डगमगाना है। तो ये सफलता के मूल मंत्र हैं कि आप मेहनत आपको बिल्कुल करनी है, बार-बार रिवीजन करना है, 7-8 घंटे दिन के देने ही देने हैं, और अच्छे और जो मोटिवेट करने वाले लोग हैं उनके बीच रहो। ऐसे नहीं नेगेटिविटी फैला रहे हैं और आपके मन में ऐसे कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे लोगों से आप दूर रहो बिल्कुल भी। आपको कतई इन लोगों के पास रहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल में जो उद्योग और व्यापार हैं वो हम शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल में उद्योग और व्यापार। आर्य लोग धातु कला से पूर्ण दक्ष थे। आर्य लोग किसमें पूर्ण दक्ष थे? धातु कला में। वे लोग विभिन्न धातुओं को गलाने, उन्हें पीटकर विभिन्न प्रकार की वस्तु को बनाने में निपुण थे। उन्हें सोना, चांदी, अयस्क, लोहा, तांबा, टीन और सीसा आदि धातु का क्या था? ज्ञान था। किस किस का ज्ञान था आर्य लोगों को? उत्तर वैदिक कालीन आर्य लोगों को सोने, चांदी, अयस्क, लोहा, तांबा, टीन और शीशे का ज्ञान था। स्वर्णकार लोग सोने और चांदी के विभिन्न आभूषण बनाते थे। लोहे को क्या कहते थे? श्याम अयस। लोहे को क्या कहते थे? श्याम अयस या कृष्ण अयस कहते थे, जिसका उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। सबसे पहले श्याम अयस या लोहा अयस का उल्लेख किसमें मिलता है हमें? यजुर्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। लोहे के प्रयोग ने आर्थिक गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। लोहे के प्रयोग ने आर्थिक गतिविधियों में क्या ला दिया था? क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए थे, क्योंकि जो लोहा है उसके प्रयोग ने लोहे ने वनों को हमें साफ करने में, कृषि योग्य भूमि बढ़ाने में, लोहे के फाल द्वारा गहराई तक हल चलाने में भी मदद मिली। इससे कृषि उपज भी बढ़ी। तो इसने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया लोहे ने। अब हम देखते हैं शिल्प उद्योग। हमने ऋग्वैदिक काल में ये देख लिया था, लेकिन अभी उत्तर वैदिक काल का देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में और क्या क्या प्रोग्रेस हुआ था इसमें व्यापार, वो हम देखते हैं। शिल्प उद्योग। शिल्प के व्यापार में भी उत्तर वैदिक काल में विकास हुआ। वाजस्नेय संहिता, पुरुषमेघ सूक्त में और तैत्तिरीय ब्राह्मण में 18 प्रकार के शिल्प का उल्लेख मिलता है। जो वाजस्नेय संहिता है उसका जो पुरुषमेघ सूक्त है उसमें कितने प्रकार के शिल्प का उल्लेख मिलता है? 18 प्रकार के। और तैत्तिरीय ब्राह्मण से भी हमें इसके उल्लेख मिलता है शिल्प का। इसमें दावस यानी कि अग्नि की देखरेख करने वाला, इसमें जो शिल्पकारी थे उनके नाम है दावस। दावस होता था अग्नि की देखरेख करने वाला। अनुचर था, भेरी वादक था, चटाई बनाने वाला था, लकड़हारा था। अनुशत, अनुशत यानी कि सारथी या द्वारपाल था। ताली पीटने वाला था, टोकरी बनाने वाला। महावत, थीवर, थीवर यानी मल्लाह। रथकार यानी कि रथ बनाने वाला था। और इसमें आगे थे रज्जुकार यानी कि रस्सी बनाने वाला, इशुकार यानी बाण बनाने वाला, ज्याकार यानी कि धनुष की डोरी बनाने वाला, धोबी होता था मलंग,
और सूपकार रसोइया होता था। काम करने वाला करमार कहलाता था और शैलूष यानी गायक होता था। तो इसमें बहुत सारे जो नाम मिलते हैं, ये उत्तर वैदिक काल में जो वाजस्नेयी संहिता है या पुरुषमेघ सूक्त में 18 प्रकार के शिल्प का उल्लेख है, उनमें से ये कुछ हैं। तो इसमें दावस, दावस यानी कि अग्नि की देखरेख करने वाला, अनुचर, भेरीवादक, चटाई बनाने वाला, लकड़हारा, अनुछत यानी कि सारथी या द्वारपाल, ताली पीटने वाला, टोकरी बनाने वाला, महावत, थीवर, मल्लाह, रथकार होता था रथ बनाने वाला, और रज्जुकार होता था रस्सी बनाने वाला, इशुकार होता था बाण बनाने वाला, और ज्याकार होता था धनुष की जो डोरी बनाते थे उसको बोलते थे। धोबी मलंग होता था, और शुभकार होता था रसोइया, और जो काम करने वाला होता था उसको करमार कहा जाता था, और शैलूष यानी गायक होता था। तो इस प्रकार से शिल्प उद्योग में इन शिल्पों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं व्यापार। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को क्या बोलते थे? श्रेष्ठी बोलते थे। जो व्यापारिक श्रेणी थी उसके प्रधान को क्या बोलते थे? श्रेष्ठी बोलते थे। श्रेष्ठी या श्रेणी का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। श्रेष्ठी या श्रेणी का उल्लेख किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द का उल्लेख भी मिला है। जो तैत्तिरीय संहिता है उसमें ऋण के लिए किस शब्द का उल्लेख मिला है? कुशीद का। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी, गण या गणपति आदि शब्दों का उल्लेख भी मिलता है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें श्रेष्ठी, गण और गणपति का उल्लेख भी मिलता है। यह अनुमान है कि उत्तर वैदिक काल में व्यावसायिक संगठन का विकास हो चुका था। ये व्यावसायिक संगठन अपने अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा और व्यापारिक कार्यों की देखरेख करते थे। ये व्यापारिक संगठन क्या करते थे? व्यावसायिक संगठन अपने अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा करते थे और व्यावसायिक कार्यों की देखरेख करते थे। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख मिला है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख मिला है। जो महाजनी प्रथा थी उसका भी शतपथ ब्राह्मण में पहली बार उल्लेख मिला है। सूदखोर को कुसीदीन शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। जो सूदखोर था उसको क्या कहा गया है? कुसीदीन। ये किस में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। यानी कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो कुसीद यानी कि उधारी का या ब्याज का वर्णन मिलता है वो हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। और कुसीदीन जो शतपथ ब्राह्मण में लिखा है महाजनी प्रणाली, ये भी हमें उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। उत्तर वैदिक काल में जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्गों का प्रयोग किया जाता था। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्गों का प्रयोग किया जाता था। वैसे जो वैदिक युग है उसमें विदेशी व्यापार, आंतरिक व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। आर्य लोग व्यापार और वाणिज्य के लिए बड़ी बड़ी नौकाओं का उपयोग भी करते थे, परंतु ऐसा मानना है कि ये लोग खुले समुद्रों में नहीं जाते थे। इनकी जल जो यात्राएं थी वो देश की नदी और सामुद्रिक तटों तक ही सीमित थी। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल था उसमें विदेशी व्यापार की तरफ ध्यान देने का समय नहीं मिला होगा, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं, क्योंकि उन्हें निरंतर युद्धों में रहना पड़ता था। लेकिन जो डॉक्टर मजूमदार और वी.एम. आप्टे हैं उनका मत है कि आर्य लोग समुद्री यात्राएं करते थे। बेबीलोन और पश्चिमी एशिया के साथ उनका व्यापार था। और जो उत्तर वैदिक काल था उसमें आर्यों के विदेशी व्यापार का विकास भी हो गया था। तो व्यापार के लिए इस युग के प्रारंभ में वस्तु विनिमय का भी प्रयोग किया जाता था। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जल और स्थल दोनों का ही जो प्रयोग था वो मार्गों का प्रयोग किया जाता था। जो अर्थर्ववेद है उसमें भी ऊंट गाड़ी का उल्लेख भी मिला है, लेकिन मुख्य रूप से स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। मुख्य रूप से किसका उपयोग होता था? बैलगाड़ी का उपयोग होता था। किसके लिए? स्थल मार्ग के लिए। लेकिन अर्थर्ववेद से हमें ऊंट गाड़ी का उल्लेख भी मिलता है। जो अर्थर्ववेद है उसमें चांदी का उल्लेख भी मिलता है। अर्थर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? चांदी का। अब हम देखते हैं विनिमय प्रणाली के लिए उत्तर वैदिक काल में क्या क्या करते थे। जो विनिमय प्रणाली थी विनिमय वो कैसी थी उत्तर वैदिक काल में? तो विनिमय प्रणाली उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्ण आदि माप की इकाइयाँ थी। कौन कौन सी इकाइयाँ थी? निष्क थी जिसको स्वर्ण सिक्का या आभूषण कहते थे। एक तो होती थी निष्क, निष्क जिसको आभूषण या क्या बोलते थे? स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण सिक्का बोलते थे। तो एक तो होती थी निष्क, इसको आभूषण या स्वर्ण सिक्का बोलते थे। सॉरी, एक होती थी शतमान, ये होती थी चांदी की। ये कैसी होती थी? चांदी की। और एक होती थी रत्ती, एक क्या होती थी? रत्ती, जो तांबे की होती थी, ताम्र की। और एक होती थी पाद। ये चार तरह की होती थी। कौन कौन सी थी? एक होती थी निष्क, एक शतमान, पाद, एक होती थी निष्क, एक शतमान, एक पाद और एक कृष्ण
कृष्णल, यानी कि इसको तुलाबाज भी बोलते थे, रत्ती को कृष्णल भी बोलते थे इसको, रत्ती को। तो ये 4 प्रकार की थी, जिसमें जो निष्क होती थी, ये कैसी थी? ये 320 रत्ती की होती थी। कितनी रत्ती की होती थी? 320 रत्ती की भार था इसका। निष्क का भार कितना था? 320 रत्ती था। और चांदी जो सतमान होती थी, चांदी का सिक्का होता था, उसका भार भी 320 रत्ती होता था। ये जो सतमान थी, सतमान, इसका भार भी 320 रत्ती था। कितना था? 320 रत्ती था इसका भार भी। ये चांदी का सिक्का होता था। कैसा होता था? चांदी का सिक्का होता था। और जो ये क्या होती थी? रत्ती, जिसको हम कृष्ण भी बोलते हैं। एक थी रत्ती, इसको तुलाबाज, कृष्णल ये भी बोलते हैं। सिक्कों की भार मापन की इकाइयाँ थी। और एक थी पाद। क्या थी एक? ये किसकी बनी होती थी? ये लोहे की बनी होती थी। पाद किसकी बनी होती थी? लोहे की। तो इस तरह ये 4 थी। विनिमय प्रणाली में उत्तरवैदिक काल में निष्क, सतमान, पाद, कृष्णल आदि मापन की इकाइयाँ थी। एक निष्क का वजन 320 रत्ती होता था। एक जो निष्क था उसका वजन कितना होता था? 320 रत्ती। एक कृष्णल का जो वजन था वो 1 रत्ती, यानी कि 1.8 ग्राम होता था। 1 रत्ती होता था 1.8 या 1.6 ग्राम, इन दोनों में 1.8 भी बताते हैं और 1.6 भी बताते हैं। तो इनका भार होता था इतने ग्राम का। रत्ती का या गुंजा भी तोल की इकाई थी। जो रत्ती का थी और गुंजा थी वो भी तोल की इकाई थी। निष्क स्वर्ण मुद्रा थी और सतमान चांदी की मुद्रा थी। गाय और निष्क लेन देन का माध्यम थी। गाय क्या थी? वस्तु विनिमय यानी लेन देन का माध्यम थी। वस्तु विनिमय द्वारा भी व्यापार होता था। मुद्राओं का प्रचलन था, किंतु इनका मूल्य निर्धारण नहीं था। जो मुद्राएं थी इनका प्रचलन तो था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि जो मुद्राएं थी इनका प्रचलन तो था, लेकिन जो मूल्य निर्धारण था वो नहीं था। जो मुद्राएं चलती थी उनका वस्तु विनिमय तो होता था, लेकिन आज की तरह जो उनका मूल्य प्रचलित है, मूल्य निर्धारण है, वो नहीं था। तो वस्तु विनिमय, व्यापार ये सब होता था। वस्तु विनिमय द्वारा भी व्यापार होता था। मुद्राओं का प्रचलन था, किंतु इनका मूल्य निर्धारण नहीं था। पाद लोहे के बने होते थे। अब हम देखते हैं वैदिक स्रोत। जो वैदिक स्रोत हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक है पुरातात्विक, एक है साहित्यिक स्रोत। तो जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें अभिलेख, मृतभांड और कब्र आते हैं। उसमें क्या क्या आता है? अभिलेख, मृतभांड और कब्र आते हैं। और जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य और सूत्र साहित्य आते हैं। वैदिक साहित्य और सूत्र साहित्य आते हैं। तो जो वैदिक साहित्य है उसमें मंत्र और ब्राह्मण आएंगे। क्या क्या आ जाएंगे? मंत्र आ जाएंगे और ब्राह्मण साहित्य आ जाएगा। तो मंत्र में क्या क्या आ जाएंगे? मंत्र में वेद आ जाएंगे चारों, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो मंत्र साहित्य है, ये जो मंत्र साहित्य आ जाएगा वैदिक साहित्य में, और एक आ जाएगा ब्राह्मण, ब्राह्मण साहित्य। तो मंत्र में आ जाएंगे वेद, वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आ जाएंगे। और ब्राह्मण साहित्य में आ जाएगा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्या क्या आ जाएंगे? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आ जाएगा। ये हो जाएगा साहित्यिक स्रोत। फिर दूसरा साहित्यिक स्रोत में जो वैदिक साहित्य है वो, और फिर आ जाएगा सूत्र साहित्य। तो सूत्र साहित्य में आ जाएंगे वेदांग और धर्म शास्त्र। वेदांग और धर्म शास्त्र आ जाएंगे सूत्र साहित्य में। वेदांग, सूत्र साहित्य और धर्म शास्त्र 3 आ जाएंगे इसमें। वेदांग, सूत्र साहित्य और धर्म साहित्य आ जाएंगे इसमें। तो इस तरह ये इसका पार्टीशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में हम देखते हैं मृतभांड। पहला आ जाएगा मृतभांड। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृतभांड प्रचलित थे। उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के मृतभांड थे? 4 प्रकार के। पहला था काले या कृष्ण और लाल मृतभांड। पहला मृतभांड कौन सा मिलता है? काले या लाल मृतभांड मिलता है। और दूसरा मृतभांड आता है काले मृतभांड। तीसरा आ जाएगा चित्रित घूसर मृतभांड। और चौथा लाल मृतभांड। तो काले लाल मृतभांड, काले मृतभांड, चित्रित घूसर मृतभांड और लाल मृतभांड। इस तरह 4 प्रकार के मृतभांड उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थे। उत्तर वैदिक काल की विशेषता चित्रित घूसर मृतभांड थी। जो उत्तर वैदिक काल है उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? चित्रित घूसर मृतभांड। जबकि लाल मृतभांड सबसे ज्यादा प्रचलित थे। यानी कि उत्तर वैदिक काल में चित्रित घूसर मृतभांड की इनकी विशेषता थी और लाल मृतभांड सबसे ज्यादा
प्रचलित थे। जो भगवानपुरा है, कुरुक्षेत्र का जो भगवानपुरा है, वहाँ में परवर्ती हड़प्पा कालीन वस्तु के साथ चित्रित घूसर मृतभांड भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? भगवानपुरा, जो कुरुक्षेत्र में भगवानपुरा है, वहाँ से परवर्ती हड़प्पा कालीन वस्तु के साथ में चित्रित घूसर मृतभांड मिले हैं। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लोह पुंज अंतर्जी खेड़ा से मिला है। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो लोह पुंज है वो अंतर्जी खेड़ा से मिला है। ये अंतर्जी खेड़ा कहाँ है? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है अंतर्जी खेड़ा, वहाँ से हमें मिला है। उत्तर वैदिक भारत की प्राचीनतम लोह युगीन बस्तियां वैदिक कालीन चित्रित घूसर मृतभांड से संबंध है। वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित नील लोहित कृष्ण और लाल मृतभांड हैं। वैदिक ग्रंथों में क्या क्या उल्लेखित है? नील लोहित कृष्ण और लाल मृतभांड है। जो 4 प्रकार के मृतभांड की परंपराएं भारत में प्रचलित रही है। कितने प्रकार की परंपराएं भारत में प्रचलित रही हैं? 4 प्रकार की। इसमें गैरिक मृतभांड आएगा, कृष्ण मृतभांड, चित्रित घूसर मृतभांड और उत्तरी काली चमकीली मृतभांड। तो जो गैरिक मृतभांड है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। जो कृष्ण मृतभांड है वो ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, और जो चित्रित घूसर मृतभांड है वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, और उत्तरी काली चमकीली मृतभांड मौर्य काल के आसपास के हैं। तो भारत में 4 प्रकार के मृतभांड प्रचलित हैं। भारत में कितने प्रकार के मृतभांड प्रचलित हैं? 4 प्रकार के। जिसमें जो गैरिक मृतभांड है वो कौन सी सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। और कृष्ण मृतभांड किससे संबंधित है? ऋग्वैदिक काल से। चित्रित घूसर मृतभांड किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से। और जो उत्तरी काली चमकीले मृतभांड है वो मौर्य काल के आसपास के हैं। तो इस तरह हमने आज ये पढ़ लिया मृतभांड। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने साथियों से भी इसको शेयर करना, और इसको लाइक और कमेंट भी करना, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले इससे, आपके लाइक कमेंट करने से। मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ दोस्तों आपके लिए ही, क्योंकि सेकंड पेपर शायद ही कोई पढ़ा रहा होगा हिस्ट्री का, और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये नोट्स समझ लो चाहे, या पूरा इसका निचोड़ है किताबों का, तो ये आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा फ्री में, तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है ये। तो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ो इनको, और अपने विवेक का प्रयोग करो, और अपना जो मैं ये दे रही हूँ कंटेंट, इसमें से आप क्वेश्चन देखो कि कितने पिछले सालों में कितना कुछ इन जो कंटेंट है इसमें से मिलेगा आपको। सब कुछ यहाँ से मिलेगा, आप बिल्कुल भी बेफ़िक्र होकर पढ़ते रहो, क्योंकि ये शायद कोई भी आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाए। तो प्लीज़ आप लोग बस मेरा और तो मैं कुछ ले रही नहीं हूँ आपसे, प्लीज़ चैनल को बस सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे तो बेनिफिट भी ज़्यादा लोगों को हो, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, जिससे मेरी मेहनत भी थोड़ी सफल होए कि हाँ, मैंने जो मुहिम शुरू करी है वो मैं सही जगह दे पा रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों से शेयर भी करना दोस्तों। धन्यवाद।